अब अगर ये चीज़ अगर 1-2 दिन बाद और चल जाती है तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पाकिस्तान का परमानेंट सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। और परमानेंट सॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको अपनी फौजें पीओके के अंदर मूव करनी पड़ेगी। अगर आप ये कह रहे हैं वो कैलकुलेट करके कर रहे हैं, इसका मतलब तो कुछ ऐसा कुछ है कि मेरा अंदेशा है ये। उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है कि सन 2025 में हम फुल फ्लेजेड लड़ेंगे, चाहे दुनिया के हालात कुछ भी हों। पहले क्या सिचुएशन थी, पाकिस्तान को ये लगता था कि उनके पास न्यूक्लियर सलाहियत है तो वो कुछ भी लिबर्टी ले सकते हैं भारत के साथ, ठीक है। वो उनके पास ये था और वो न्यूक्लियर ब्लफ को यूज करते रहे। जैसे उनके पास न्यूक्लियर पावर आया, कैपेबिलिटी, फिर उन्होंने कारगिल किया। उसके बाद कश्मीर के अंदर सारे ये फिदाइन अटैक शुरू हो गए थे, पार्लियामेंट अटैक कर दिया, वो कर दिया, तेज हो गए। और हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, ठीक है। पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने टेरर अटैक शुरू कर दिए थे। टीआरएफ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें जैश और लश्कर दोनों के लोग शामिल हैं। बेसिकली तो दोनों की सोच समझ अलग है रिलीजियसली, जैश की भी और लश्कर की भी। एक देवबंदी है, एकदम अहले हदीस है। तो थोड़ा सा और आप फर्क अगर समझा सकें। एक बार फिर मैं आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज आपने जब कहा ना कि टीआरएफ में इनके दोनों लोग शामिल है, क्या जाता है, ये बहुत ही एक मैच्योर, परसेप्टिव और समझदारी वाला स्टेटमेंट आपने दिया। दुनिया क्यों चुप बैठी हुई है? क्या ये दुनिया का मसला नहीं हो गया है? जब आप एक संगठन को बैन करते हैं और अब दुनिया का प्लेटफॉर्म है, तो क्या ये सिर्फ भारत का मसला है कि टेररिज्म? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि टेररिज्म की वर्ल्ड में हमेशा कहते हैं वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिन 2 ऑफिसर्स को बैठाया, वो मैसेज जो है, ऐसा मैसेज पाकिस्तान दे दे या ईरान खुद दे दे या कोई और दे दे? कई सालों से हम लोग, हमारे जो मीडिया डिस्कोर्स के अंदर ये चीज़ चल रही है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन क्या इन्होंने टेरर अटैक्स रोके कभी? पहलगाम हमले के बाद जो गुस्सा देश में उठा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सेंटिमेंट कन्वर्ट होता नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला हुआ, जिसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए। बहावलपुर, मुरीद के जैसे कई इलाकों पर निशाना साधा गया। लेकिन इन्हीं इलाकों पर क्यों? क्योंकि इन इलाकों का नाम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जुड़ा है। तो सोचा क्यों ना जैश ए मोहम्मद पर रिसर्च करने वाले एक डॉक्टर साहब से पूछा जाए कि इन हमलों में कौन लोग मारे गए, यह ऑपरेशन अहम क्यों है, और पाकिस्तान अब आगे कर क्या सकता है। क्या ऑप्शंस हैं इंडिया के पास, और दुनिया जिसके पास ये खबरें पहुंच रही हैं, सूचनाएं पहुंच रही हैं कि पाकिस्तान के निशाने पर भारत के शहर हैं और भारत के निशाने पर पाकिस्तान के, वो क्या करने वाली है। पढ़ाकू नितिन में मेरे साथ हैं जैश ए मोहम्मद पर सालों साल रिसर्च करने वाले, किताब लिखने वाले डॉक्टर अभिनव पांड्या। बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ अपडेट्स आ रही हैं, और उसमें ये भी है कि 2 दिन तक तो ऐसा हुआ कि हम पाकिस्तान पर हमलावर थे, मतलब जो जवाब दे रहे थे, 2 दिन तक तो हमारी बढ़त थी। लेकिन अभी जो अपडेट्स हैं तो जम्मू की तरफ हमला हुआ है, ब्लैकआउट है। राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनमें भी ब्लैकआउट है। अब लोगों के मन में ये है कि हमने तो हिसाब बराबर किया था ऑपरेशन सिंदूर करके, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कल रात भी हुआ और अब भी जो हुआ शाम ढलने के बाद, इसके बाद किस हद तक एस्केलेशन होगा, और ये जो चल रहा है क्या ये किसी वॉर में भी तब्दील होने जा रहा है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि जो पाकिस्तान कर रहा है और जो फोर्स पोस्चर इन्होंने लिया है अभी, उसको देख के ये तो कतई नहीं लगता कि ये किसी डी एस्केलेशन के मूड में है ये लोग, है ना। और या फिर इनके ऊपर कोई डर स्थापित हुआ है हमारे जो, हमने जो रिटेलिएशन किया या उसकी वजह से। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग कंप्लीट एग्रेशन की तरफ जाते हुए, सिविलियन एरियाज को भी टारगेट करते हुए, और इस बार फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन इंडिया का करने के मूड में। इनका इंटेंट तो यही शो कर रहा है। ये हमने जिस तरह से अटैक किया, हमने कहा कि हम एक बहुत ही कैलिब्रेटेड रिस्पांस कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस कर रहे हैं। हमने उनके मिलिट्री टारगेट्स को नहीं अटैक किया, हमने उनके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको, और उनके जो आपके जो लॉन्च पैड्स वगैरह, उनको 8-10 जो आइडेंटिफाइड कैंप्स हैं जिनके बारे में सब जानते हैं, उन पर अटैक किया। तो इंडिया का तो सिग्नल यही था कि ठीक है, हमें एक रिटेलिएशन करना था, आपको एक सिग्नल देना था, क्योंकि इस तरह का जघन्य हत्याकांड कश्मीर में हुआ है जहां पर लोगों की जात धर्म पूछ पूछ करके उनको मारा गया। तो इंडिया ने तो उस तरह से किया। इनसे उम्मीद ये थी कि ये थोड़ी समझदारी दिखाते और कहीं ना कहीं वहाँ पर रेस्ट्रेन कर जाते क्या, बिकॉज इसमें मॉरल ग्राउंड, हाई ग्राउंड हमारे साथ में था। लेकिन अब ये जिस तरह से चीज़ों पर रिटेलिएट कर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैसे अटैक कर रहे हैं, देखिए आपके एयरपोर्ट्स पर अटैक कर रहे हैं, भुज में किया, फलोदी में किया, और जो है अब जम्मू में कर रहे हैं इस तरह से। तो उसको देख के मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ तो इनके दिमाग में पहले से थी कि इंडिया को किसी तरह से प्रोवोक करके वॉर करो और लंबा
लंबा वॉर खींचो। अब तो मुझे ये लग रहा है, मैं आपको सच बताऊं, बिकॉज ये इतने पागल तो इनको ये पता था कि अगर पहलगाम करेंगे तो पहलगाम के बाद रिएक्शन तो आना है, बिकॉज पुलवामा के बाद बालाकोट हमने किया था। तो डेफिनेटली इनके वहाँ भी अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स बैठे हैं, थिंकर्स बैठे हैं, फौज की अपनी एक थॉट प्रोसेस होती है। तो उन्होंने इनको ये अवश्य बताया होगा कि जब आप करेंगे तो अब जो रिटेलिएशन इंडिया की तरफ से आएगा वो एक स्टेप ऊपर ही आएगा। और अभी भारत में सरकार मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो कि हमेशा नेशनल सिक्योरिटी के कोर इशू के ऊपर ही वो सरकार में आती है और वो उनका एक मेन पिलर है। तो इनका तो जवाबी कार्रवाई तो होनी है। तो इनको आप ये कह रहे हैं कि मिसकैलकुलेशन नहीं हुआ पाकिस्तान की तरफ से? मुझे तो लग रहा है कि देखिए, लेट मी फिनिश, मुझे लग रहा है कि ये शायद इनकी तरफ से कोई डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी थी, और अब जिस तरह से ये एस्केलेट करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद इन्होंने जो है कुछ इनके जो विदेशी आका बैठे हैं और जो इनके सपोर्टर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया होगा। और ये डेफिनेटली इनकी, मुझे लगता है कुछ लंबी प्लानिंग के हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। और ये लोग ये अभी की जो आज, मुझे लगता है आज और कल आखिरी मौका है डी एस्केलेट करने का। अगर आज और कल में ये चीज़ें नहीं गई तो फिर ये आगे एस्केलेशन अलग लेवल पर जाएगी। अब जो खबरें आ रही हैं, मिसाइल गिरी हैं आरसपुरा और अरनिया में, इसके अलावा सांबा में मिसाइल गिरी है, जम्मू एयरपोर्ट पर भी मिसाइल गिरने की खबर है और ड्रोन्स की भी खबर है। पाकिस्तान के पास क्या हथियार हैं, कौन से हथियार हैं कि वो हमारा जो सुरक्षा चक्र है, जिसके बारे में हम आज 2 दिन से सुन रहे थे, S-400, उसे भेद कर वो हमला कर सकें? देखिए, मैं डिफेंस, जो टेक्निकल मैटर्स हैं डिफेंस के, वो तो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं ज़्यादातर जियोपॉलिटिक्स पर काम करता हूँ और ओवरऑल सिक्योरिटी इश्यूज़ पर। बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ, इनके पास ड्रोन्स वाला जो डोमेन है उसके अंदर काफ़ी एडवांस्ड वेपन्स हैं इनके पास, क्योंकि इनका जो एक घनिष्ठ मित्र है वो है टर्की। और टर्की के पास वर्ल्ड के बेस्ट क्लास ड्रोन्स हैं, मतलब टॉप क्लास ड्रोन्स हैं। TB2, बेराक्तार और अंका एस और इस तरह के ड्रोन्स हैं। और उसमें टर्की ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। इनके जो अच्छे जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स थे जो MIT वगैरह में पढ़ते थे, वो वापस आए तो उन्होंने ड्रोन इंडस्ट्री को बड़ा खड़ा किया टर्की में। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, तो वो चीज़ें इनके पास आई हैं। आप अगर देखें तो पाकिस्तान जो है ड्रोन्स का यूज़ कश्मीर के अंदर वेपन्स ड्रॉप करने के अंदर और तमाम तरह की चीज़ों के लिए तकरीबन पिछले 5-6 साल से ये यूज़ कर रहा है। क्या इनफैक्ट 2016 की JKP की CID की रिपोर्ट थी कि ये लोग ड्रोन्स यूज़ करेंगे। फिर हमने देखा 2018 मतलब 19-20 के आसपास से तो ड्रोन्स का इन्होंने मैसिव यूज़ बढ़ा दिया। तो ड्रोन्स का जो एक एरिया है उसके अंदर आप मान के चलिए कि इनकी एक अच्छी सलाहियत इनके पास है। हाँ, मतलब इंडिया की तरफ से भी। हाँ, नहीं, आप मुझे मतलब ये हाँ, पाकिस्तान का जानना चाह रहे हैं ना? मैं ये भी हाँ, जानना चाह रहा हूँ, ड्रोन्स को लेकर बहुत चर्चा है पिछले 1-2 दिनों में। तो मैं, आप ड्रोन्स अगर पाकिस्तान की तरफ से कह रहे हैं, मैं चाहूँगा इसे भी ऐड ऑन कर दीजिएगा कि इंडिया की तरफ से भी किस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है? इंडिया ने भी इस फील्ड के अंदर काफ़ी एडवांस हो किया। हमारे पास आई थिंक अभी वो हार्पी ड्रोन यूज़ कर रहे हैं इसराइल का इधर से, और उसके अलावा वो MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो US से ले थे। मतलब मैं उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में फॉलो नहीं कर पाया, बट इंडिया ने काफ़ी इसमें लेटली जो है ड्रोन्स के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। कई सारी चीज़ें शायद हमारी तरफ से बाहर डिक्लेयर नहीं हुई है, बट इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि पाकिस्तान अभी इकोनॉमिकली बड़ी वीक पोजीशन के अंदर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लंबा वॉर सस्टेन नहीं कर सकती ये लोग। लेकिन अगर छोटा वॉर अगर ये करते हैं, सपोज आप मान के चलिए हफ्ते 2 हफ्ते का, उसमें ये कितना डैमेज हमें कर सकते हैं, और उसके लिए इस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है कि इनकी अभी जो वेपन्स कैपेबिलिटी है वो क्या है। तो उसके लिए आपने बड़ा एक उचित प्रश्न किया है। तो इनकी मतलब क्या स्टेटस है, तो ड्रोन्स का मैंने बताया। फिर दूसरा इनका जो एक जो एयर डोमेन है उसके अंदर इनके पास अच्छा सामान है। इनके पास F-16 है, JF-17 है, और वो इनके पास एक थोड़ा सा बेस इनका अच्छा है तरह से ना। और उसके अलावा इनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो HQ-9 है इनका तरह से ना, वो भी एक इफेक्टिव बताता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। जनरली मीडिया के अंदर इस तरह की खबरें आ रही है कि हमने वो ध्वस्त कर दिया, वो कर दिया। वो जनरली जब वॉर होता है तो कई तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और एक एग्जैजरेशन होता है। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक प्योरली एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। सेकेंडली, फिर इनका जो ग्राउंड पोजीशंस जो है आर्मी की, इन्फेंट्री वगैरह से, वो तो है ही। इनकी आप आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है उसको ज़रूर हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी करप्ट वगैरह उस तरह से है। बट जो बाकी तो सोल्जर्स, जो पंजाब का जो इनका जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से ये लश्कर के जिहादी रिक्रूट करते हैं, जैश के मुजाहिद रिक्रूट करते हैं, वहीं से ये फ़ौज भी रिक्रूट करते हैं। तो उस फ़ौज में बड़ा जोश है।
बड़ा जज्बा है इनके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत। और रिलीजन का जो एक जो डोज है पॉइजन, वो इनके दिमाग के अंदर है। और ये बड़ी जज्बाती फ़ौज है पाकिस्तानी। मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपको जो है पाकिस्तानी आर्मी का माइंडसेट अगर आपको समझना है तो आप बेस्ट किसी खालसा को भेजिए पंजाब से। मैंने पूछा क्यों? ये कि वो खुद पंजाब के हैं सिख लोग, और ये लोग जो हैं ये भी पंजाब के हैं, तो वो इनके माइंडसेट को समझ सकते हैं। तो एक तरह का ना बड़ा एक इमोशनल और जज्बाती डिसीजन लेने वाले लोग हैं ये। इसीलिए जनरली पहले भी जब कश्मीर के अंदर एलओसी पर फायरिंग होती तो हमारे कई मित्र थे बॉर्डर पर, वो बताते थे कि अब हम एक गोली चलाते थे तो सामने से 50 राउंड फायर करते थे। मतलब वो बिना देखे कि भाई बस उनको ये शो करना है कि हमने जो है इंडिया को जवाब दिया, ये किया। तो और दूसरा इनके माइंड में कहीं ना कहीं एक वो एक सबकॉन्शियस माइंड में एक बड़ा एक रेसिस्ट सुपीरियोरिटी है कि ये हिंदुओं का मुल्क है, इन्हें क्या लड़ना आता है, हम इनसे सुपीरियर हैं, हमने इनके ऊपर हुकूमत की है से। और ये बात अगर आप देखेंगे तो इनके आर्मी मैनुअल्स में भी आपको मिलेगी, जहाँ पर ये बताया जाता है इनको कि एक एक इनका मुस्लिम सोल्जर 10-10 हिंदू लड़ाकों के बराबर है, ठीक है। और इनको ये भी, अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आसिम मुनीर की जो स्पीच थी उसके अंदर तो उसने कहा था कि पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना है, वो हिंदू हैं, ये टू नेशन थ्योरी की बात करता है, हमारा रहन सहन लाइफस्टाइल सब कुछ उनसे डिफरेंट है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक जो हिडन, और जो ना अब तो हिडन भी नहीं रहा, बड़ा एक रेसिस्ट एटीट्यूड है, अनरीजनेबल सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो इनके दिमाग में है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अब हथियार वाला पार्ट में कंप्लीट करूंगा, बट उससे जस्ट पहले अभी मेरे मित्रों से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि अभी जो ये वॉर शुरू हुआ है तो लश्कर के जो इनके कैंप्स वगैरह में जो टेररिस्ट बैठे हैं, कमांडर्स बैठे हैं, जैश वगैरह के, वो लोग बड़े जोश में हैं अभी पीओके के अंदर। और वो लोग, उनके जो इंटरनल कॉन्वर्सेशंस है वहाँ पर वो ये बातें कर रहे हैं कि इस बार हम हिंदुस्तान को सबक सिखा देंगे, इनको नानी याद दिला देंगे, मोदी को सबक सिखा देंगे। इस तरह के कॉन्वर्सेशंस वहाँ चल रहे हैं। मतलब जो कहते हैं कि कोई एक मैड जुनून जिसको आप कह सकते हैं, क्या कोई ऐसा नहीं कि कोई डरने वाली बात या वो इनके दिमाग में चल रहा है। फिर नेवल पार्ट के अंदर ये हमसे वीक हैं, देखिएगा। फिर नेवल पार्ट जो है उसमें इनकी हालत थोड़ी खस्ता है तरह से। और बाकी जो है डेफिनेट एयर पार्ट का मैंने बता दिया, इनके पास मिसाइल्स वगैरह है, न्यूक्लियर सलाहियत तो है ही इनके पास। लेकिन देखिए सबसे बड़ा जो इनका एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जो जिसके बारे में मुझे नहीं लगता है शायद अभी तक किसी ने गौर किया है, इन्होंने पिछले खासतौर से 2019 के बाद तो कश्मीर में कई सारे फॉरेन टेररिस्ट को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करवाया है, जो अफगानिस्तान वगैरह फाटा वगैरह के वहाँ के बड़े हार्ड कोर बैटल हार्डन टेररिस्ट हैं। और वो कश्मीर में जंगलों में कंसोलिडेट करके बैठे हैं, और उनके पास बड़े एडवांस्ड वेपन्स हैं, जो MP4 वगैरह इस तरह की जो है ना अमेरिकन वेपन्स जो नेटो वाले छोड़ के गए थे, वो वेपन्स हैं उनके पास। और ये हो सकता है, मुझे लगता है शायद RPG वगैरह भी इनके पास हो। तो अब ये अगर मान लो मूवमेंट होता है फौज का, अगर जंग प्रॉपर हो जाती है उसमें, तो ये अंदर छुपे हुए जो बैठे हुए लोग हैं इनके, वो भी हमारी फौज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो भी इनका एक स्ट्रेंथ है। उसके अलावा कश्मीर के अंदर जो इनका एक जो मतलब एक कॉमन लोगों के अंदर भी जो तबका है, जैसे जमात इस्लामी वगैरह, लोगों को रेडिकलाइज करके फोर्सेस के मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये बांग्लादेश की साइड से भी एक फ्रंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर भी ये कम्युनल राइटिंग, फिदाइन अटैक्स वगैरह, वो भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए कर सकते हैं, वो कैपेसिटी है इनके पास। और लास्ट पॉइंट, अगर बिल्कुल ही एक्सट्रीम सिचुएशन पर बात आएगी, सपोज हम अगर फाइनल सॉल्यूशन पर ही अगर जाएंगे कभी कश्मीर के मतलब पाकिस्तान के, तो फिर ये न्यूक्लियर अटैक करने से भी चूकेंगे नहीं ये लोग। आज मैं एक पॉडकास्ट पहले कर रहा था, उसमें मेरा ये सवाल था कि उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य तो काफ़ी हद तक साफ था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ और अब हिंदुस्तान की तरफ से जो हो रहा है, इसमें कोई ख़ास टारगेट तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मतलब अभी तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं है कि हमें हिंदुस्तान को पूरी तरह जीत लेना है या हम इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएंगे, कोई बात ऐसी आई नहीं है सामने। तो जब कोई एक ऐसी लड़ाई चलती है, ऐसा रिटेलिएशन होता है, इसमें कोई उद्देश्य ही साफ नहीं है, तो 21 हद तक आगे जा सकती है। एक तो मेरा सवाल ये है। दूसरा ये है कि क्या 65, 71 या 99 कभी कुछ याद आ रहा है कभी कि इस तरह पब्लिक के बीच में कुछ गिरा हो? हमेशा लड़ाई सरहद पे रही है, तो दोनों मुल्कों के लिए शायद पहली बार है।
देखिए, ना तो मेरा तो उस वक्त जन्म भी नहीं था, तो इसलिए 65 नहीं, 71। स्कॉलर हैं आप, हाँ पढ़ा है हाँ। आपने। यस तो यस, मैं ये बट पूछ रहा हाँ हूँ कि हाँ। जिस एरिया में आज अभी अपडेट्स आ रहे हैं, वहाँ पर पहले भी इस तरह के हरकतें हुई हैं, वारदात हुई हैं, या ये पहली बार है जब इतना अंदर तक हम भी और वो भी एक दूसरे को अब निशाना बना ना रहे हैं? देखिए, एक अब वॉर का एक नेचर भी चेंज हो गया है। देखिए, पहले डेफिनेटली सिविलियन एरियाज में भी एयर रेड्स तो होती थी, ब्लैकआउट्स होते थे, ठीक है। लेकिन अब ये जो जिस तरह से आपने ये जो ड्रोन्स का जो आप लेकर के आए ना, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स वगैरह, इसने पूरा जंग के नेचर को ही बदल दिया है। आपने अजरबैजान अर्मेनिया का वॉर देखा होगा। अजरबैजान के पास से टर्की द्वारा दिए गए बेस्ट क्वालिटी ड्रोन्स थे। अब वो स्वॉर्म ड्रोन्स जब अटैक करते हैं तो अब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो इतना लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं कि आपके रेडार्स उनको पकड़ नहीं सकते। और उसके बाद अगर वो सिविलियन एरियाज में जाते हैं, तबाही मचाते हैं, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम। फिर दूसरी बात ये है कि इसका सिविलियन एरिया में जब ये अटैक करते हैं तो उसका एक मेजर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, बिकॉज आपका एक लोकतांत्रिक कंट्री है। वही। अगर आप सिविलियन एरियाज के अंदर अटैक करेंगे, लोगों में पैनिक होगा, सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि अब आपकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें लेकर के एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट होगी, तो उससे भी इनको एक एज मिलेगा। तो ये डेफिनेटली बड़ा एक चिंताजनक विषय है। और अब ये मान के चलें आप, देखिए, पहले तो ठीक है, जंग फौजों के बीच में लड़ी जाती थी इधर से, और चूंकि सिस्टम्स और तरीके अलग थे, लेकिन अब अगर ये जंग होगी तो कहीं ना कहीं ये लोग ड्रोन्स वगैरह का यूज़ करके सिविलियंस भी इससे प्रभावित होंगे। आप ये भी कह रहे थे कि जैश या लश्कर, इनके आतंकी भी छिपे हैं और ऐसा हो सकता है उन्हें भी एक्टिवेट किया जाए। क्या संख्या होगी, कितनी संख्या होगी? हम तो मान के चल ही रहे हैं कि वो आर्मी का साथ देते ही होंगे अपनी, मतलब क्या आतंकी और क्या आर्मी पाकिस्तान की, तो सब बराबर ही है मामला। उनकी संख्या कितनी मतलब होगी? कश्मीर में जो हमारे अंदर जो जी छुपे हुए जी हैं, जी। देखिए, इसके बारे में मैं आपने बहुत ही एक ऐसा सवाल किया है जो आई थिंक आज हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। मुझे ये पता नहीं ये सवाल आपके जहन में आया कैसे, बिकॉज ये सवाल जनरली पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं है अभी तक, बट कश्मीर का जो मैं आपको बता दूं, तो कश्मीर में 2019 के पहले उनकी जो स्ट्रैटेजी जो थी वो ये थी कि वो लोकल लड़कों को टेररिज्म ज्वाइन करवाते थे, और लोकल लड़के उसे सोशल मीडिया पर अनाउंस करते थे। जब उसको लश्कर ज्वाइन कर रहा है, या हिजबुल ज्वाइन कर रहा है, या जैश ज्वाइन कर रहा है, तो उसको अनाउंस करते थे। और उसके अलावा हमारी एजेंसीज का भी जो OGW, मतलब जो नेटवर्क जो था, इंटेलिजेंस नेटवर्क, और OGWs के साथ एक कहते हैं एक चैनल वगैरह, वो इतना एक्टिव था कि हमें इसका पता लग जाता था कि यहाँ पर रफली कितने टेररिस्ट हैं, फॉरेन टेररिस्ट कितने हैं, लोकल टेररिस्ट कितने हैं, इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ, वो पता लग जाता था। लेकिन 2019 के बाद से इन्होंने जो स्ट्रैटेजी और जो टैक्टिक्स चेंज किए, उसमें अभी ये पता लगाना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि कितने टेररिस्ट हैं। ऐसा कहते हैं कि लगातार इन्होंने 2019 के बाद से बहुत लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाया, और इनके इंस्ट्रक्शंस वही थे कि अब आप जाके एक बार जाके कंसोलिडेट कीजिए। और वो बड़े फायर बैटल हार्डन, जो वो अफगानिस्तान वाले, वो वाले पश्तून टाइप के टेररिस्ट हैं, ठीक है। और उनको कहा कि आप जाके कंसोलिडेट कीजिए, और रेडियो साइलेंट रहिए, मतलब कोई कम्युनिकेशन मत कीजिए, बिकॉज पहले जितने भी एनकाउंटर्स हो रहे थे वो मोस्टली टेक इंट के बेसिस पर हो रहे थे। वो पेगासस सॉफ्टवेयर वगैरह, वो हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज़ थी, तो वो उसकी वजह से इनका नुकसान भी काफ़ी हो रहा था, तो इन्होंने सारे कम्युनिकेशंस बंद कर दिए। तो इसलिए एक तो वो भी पता चलना मुश्किल हो गया। फिर जो है इनके पास अल्ट्रासेट आ गया, वो चाइनीज़ डिवाइस है, तो उसको अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए। फिर इन लोगों ने अपना OGW स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया, पुराने OGWs को डंप कर दिया, जिनके आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे, आप उनको राउंड अप कर सकते थे। तो अब जो है ना तो OGWs का पता, और जब जो नए जो OGWs हैं उनको, वो उनका काम करने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको यंग लड़के, बच्चियाँ, जिनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या है, और ये उनसे मिलते भी नहीं है। अगर कुछ लेना होता है तो कहीं और जा कर के ले लिया। तो इसलिए अभी बड़ा डिफ़िकल्ट है। बट जो मेरा आइडिया है, आप मान के चलिए, मतलब है ना, देखिए, लोग अलग अलग फिगर्स कोट करते हैं, कोई तो 1000 ही बताता है, कोई 700 ही बताता है, बट मैं अगर एक रियलिस्टिक एस्टिमेट भी लगा के चलूँ तो शायद कहीं मतलब 200 से 300 के बीच में तो हो सकता है। क्रिस्टिन फेयर की जो किताब आई थी, जिसका जिक्र आपने भी पिछले पॉडकास्ट में किया था, ये दरअसल संख्या मेरे दिमाग में वहाँ से आई ये सवाल, क्योंकि जब उनकी कुछ साल पहले किताब आई थी तो उन्होंने तकरीबन 50,000 की एक संख्या बताई थी, और वो कई साल पहले की बात है, तो मुझे वो पता पाकिस्तान ने नहीं। बताई थी जी। कि आप जो तो संख्या की हाँ, बात कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर तो एक, मुझे तो रफ है कि 2 लाख लड़ाके इनके पास लश्कर के एट ए टाइम रेडी है, ठीक है, यही। वो पाकिस्तान के अंदर है। जी। और आप और सबको मिला लें तो ये 5 से 6 लाख की जो फोर्सेज हैं ये टेररिस्ट की, वो खड़ी कर सकते हैं कभी तो भी। यही मैं कह रहा था कि एक पूरी वैकल्पिक
हाँ वो तो सेना है ही। उनके पास 5-6 लाख की ऐसी जो ट्रेंड भी है। यस, ट्रेंड बहुत हाईली ट्रेंड है वो। और ये जो नए जो अभी जो टेररिस्ट आ रहे हैं, ये तो उस तरह से ट्रेंड है कि हमारी, अभी आपने देखा होगा, स्पेशल फोर्सेज वाले हमारे उन लोगों की कैजुअलिटी कर रहे हैं। ये 100 फीट दूरी से गोली चलाता है, हेडशॉट ले रहा है, वो उस तरह के ट्रेंड नहीं है लोग। वही तो आप जैसे आर्मी में जनरली आपने सुना होगा ना, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल स्कोर वगैरह, उस तरह से पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक ये पूरा एक इनविजिबल हिडन जो है उनका Exactly. एक पार्ट है पूरा। और इनको ट्रेनिंग देने वाले भी सब पाकिस्तान Yes, के ही लोग होते हैं, yes, आर्मी ही होती yes, है yes, बाकायदा। बिल्कुल, yes. जहाँ पर ये बम गिरे हैं जो हम देख रहे थे, मुरीद के और बहावलपुर वही सब है जहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स चल Yes, रहे yes, थे और आर्मी के अफसर जाके ट्रेनिंग yes. देते हैं। वो तो तो पूरा बहुत कोई फर्क है नहीं। आर्मी के अफसर तो कई सारे तो स्पेशल फोर्सेस के, पाकिस्तान के जो एसएसजी के कमांडोज हैं, वो टेररिस्ट बन के कश्मीर में भी आए। यस, जो अभी टीआरएफ की बात चल रही थी उसमें भी एक शामिल है एसएसजी ग्रुप का। अच्छा, क्या पैदल सेना की लड़ाई भी होता देख रहे हैं? मतलब हमें किसी को नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये चीज़ एस्केलेट करती है तो अब जो है ना, भारत के पास मतलब देखिए आपने कहा कि मकसद क्या है। देखिए हमारा मकसद तो शायद पहले सिर्फ इतना सा था कि इसका रिटेलिएशन करना है, और उसको लेकर के भी काफ़ी शायद दुविधा थी सरकार के अंदर, बिकॉज उसके बाद काफ़ी विचार किया जा रहा था क्या करें नहीं करें, पब्लिक प्रेशर बहुत था। तो जिम्मेदार देश तो थोड़ा दुविधा में रहता ही है। वो दुविधा थी, पब्लिक प्रेशर बहुत। और एक और चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर, देखिए जिम्मेदार देश तो हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि पाकिस्तान आपके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, आज से नहीं पिछले 75 साल से। पाकिस्तान मैनिफेस्टेशन है एक आइडिया का। किस आइडिया का? इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म के आइडिया का मैनिफेस्टेशन है। वो आपके लिए एक सिविलाइजेशनल थ्रेट है। तो अगर हमारे देश में अगर एक स्ट्रेटेजिक कल्चर अच्छा होता तो शायद हम इन चीज़ों के ऊपर 1947 से ही विचार करते। ठीक है, अगर हमारा देश जो है सिर्फ जो आपका कहते हैं ना टिपिकल बाबूडम के हाथों में नहीं होता और कुछ एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का कल्चर होता, तो शायद हमने उन पर तब विचार करना शुरू किया होता। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, तो आज तक वो एक एडहोक थिंकिंग चली आ रही है बिल्कुल ही। तो अभी भी जो है ना, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था कि एक रिटेलिएशन कर लिया जाए, मैनेजेबल रिटेलिएशन, एस्केलेशन, जिससे चीज़ें कंट्रोल में आ जाए, पब्लिक सेंटिमेंट सेटिस्फाई हो जाए और चीज़ें बड़ी नॉर्मल हो जाएं। लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब अगर ये चीज़ अगर 1-2 दिन बाद और चल जाती है तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पाकिस्तान का परमानेंट सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। और परमानेंट सॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको अपनी फौजें पीओके के अंदर मूव करनी पड़ेंगी। पीओके के अंदर मूव करना, चीन को शामिल करना भी होगा। देखिए वो एक फिर कई सारी चीज़ें, प्रश्न खुलेंगे कई सारे के असर से। और डेफिनेटली चीन जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में तो आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली कभी इस तरह से अपना ग्राउंड फोर्सेस के तौर पर सपोर्ट में आएगा। सपोर्ट तो अभी भी कर ही रहा होगा चीन इनका से, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अपने बूट्स लेकर के तो सपोर्ट में आएगा नहीं। क्या से अगर फिर हिंदुस्तानी फौज घुसेगी तो वो एक इंटरनेशनल उसका एक एंगल डायमेंशन खुल जाता है क्या से ना। और उसके बाद हाँ, टेक्निकल इक्विपमेंट के थ्रू सपोर्ट कर सकता है और तरीके से भारत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, मगर जो नीचे की जो जंगी जो लड़ाई है, असल निर्णायक जंग, वो तो हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी आर्मी के उनके बीच में ही हो। इससे पहले जब भी दोनों और देश, हाँ, एक और चीज़, पीओके के अंदर इन्होंने फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर रखी है। उसमें देखिए रिटायर्ड आर्मी के सारे लोगों को इन्होंने सेटल कर रखा है। तो सबसे आगे तो उनकी फौज, पीछे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रिटायर्ड आर्मी वाले, नहीं सॉरी, पीछे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सब ये जिहादिस्ट, टेररिस्ट, इनको सेटल कर रखा है, वेल ट्रेंड। और तीसरा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको वहाँ सेटल कर रखा है, जिनको पिछले कुछ सालों में वहाँ पे लाके बसाया ही गया है। पूरा तो डेमोग्राफिक चेंज है। तो इसलिए वहाँ की जो लड़ाई अगर होगी तो बहुत ही एक चैलेंजिंग, मतलब गुरिल्ला टाइप की लड़ाई। हम लोग घुस तो जाएंगे अंदर, लेकिन फिर उसको कंसोलिडेट करना, वहाँ पर सिविलियन एरियाज में से भी अटैक होंगे और कहाँ से क्या अटैक होगा, तो ये एक बहुत अलग तरह का चैलेंज। किसी ने सोचा नहीं था, अब से कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले भी किसी ने सोचा नहीं था कि 2025 के मई में जब हम एंटर कर रहे होंगे तो दोनों देश ऐसे खड़े होंगे। 3 दशक में नहीं हुआ। एक कहावत है ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हमने नहीं सोचा था, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कई सारे ज्योतिषियों की भरमार आ गई है यूट्यूब के ऊपर। उनमें से 90% ज्योतिषियों ने इस तरह की बात प्रेडिक्ट की थी। नहीं, वो तो दुनिया भी खत्म हो रही है बहुत सालों से। उनकी बात नहीं, हर कुछ साल एक जो सीरियसली भी जो करते हैं ना। लेकिन मैं ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ। एनालिस्ट ने किसी उनमें ने से भी किसी ने नहीं कहा था। प्लस अगर आप ये कह रहे हैं, आप खुद एनालिस्ट हैं, आप खुद ये अगर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सोच के किया है, तो अभी भी हजम नहीं हो रहा है ना। पॉलिटिकल लीडरशिप कोई उनकी फुल फॉर्म में है, सबसे लोकप्रिय नेता उनका जेल में है। आसिम मुनीर भी सबसे मजबूत सेनाध्यक्ष हैं, ये कोई कह नहीं सकता है। आर्थिक रूप से उनकी तबाही सबको दिख रही है। कितनी मुश्किल से IMF से उन्हें फिर से कर्जा मिला है। अभी FATF के ग्रे लिस्ट से जस्ट बाहर हुए हैं।
कौन, देखिए, मतलब क्या हो रहा है दुनिया देखिए, में? मैं ये कहूँगा कि एक तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि आर्थिक स्थिति, शायद उनको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। देखिए, आप उनका बेसिकली एक जो एक्सट्रीम जो कहते हैं ना, मार्शल जो जिहादिस्ट फरवर जो है, तरह से वो उसी के बलबूते पर जीते आए। उनकी आर्थिक स्थिति तो पता नहीं कितने सालों से ख़राब है। पिछले आप देखें, तरह से अमेरिकन वहाँ जब भी अफगानिस्तान में भी वो करते वहाँ पर भी ये तैयारी कर रहे थे, लड़ रहे थे, और कई सालों से हम लोग, हमारे जो मीडिया डिस्कोर्स के अंदर ये चीज़ चल रही है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन क्या इन्होंने टेरर अटैक्स रोके? कभी कभी नहीं रोके। अगर आर्थिक स्थिति के खराब होने से इनको इतना कोई फर्क पड़ता तो इनके बिहेवियर में भी कुछ बदलाव आना चाहिए था ना। बीच में तो एक था कि इनकी गवर्नमेंट ने, जब इमरान खान थे, तो हम जियो इकोनॉमिक्स पर बात करेंगे और उस तरह की बातें करते थे। उसी वक्त इन्होंने अमेरिकन को कंप्लीटली एम्बेरस करके अफगानिस्तान से भगा दिया। इनके सारे के सारे टेररिस्ट एक्टर्स, लश्कर, जैश सब लड़ रहे थे। उसके बाद जो है कश्मीर के अंदर जो है, आप देखें उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये सुधरेंगे। इन्होंने अपने फिदाइन अटैक्स की संख्या बढ़ा दी कश्मीर में, और उसके बाद फाइनली पुलवामा फिदाइन अटैक किया। उसके फिर बाद भी जो अब तक हुआ, 99 में आप करगिल कर रहे थे, तो वो फिर भी एक लिमिटेड वॉर थी। इसके बाद भी जो कुछ होता रहा वो कश्मीर तक महदूद रहा है। ये तो अगर आप ये कह रहे हैं वो कैलकुलेट करके कर रहे हैं, इसका मतलब तो कुछ ऐसा कुछ है कि मेरा अंदेशा एक है ये। उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है कि सन 2025 में हम फुल फ्लेजेड लड़ेंगे, चाहे दुनिया के हालात कुछ भी हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और देखिए, अपने भी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जनरली अगर आप इसको बिल्कुल एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, आप मान के चलिए कुछ देर के लिए कि आप इंडियन नहीं है, ठीक है, आप एक फॉरेनर के तौर पर इसको, इन दोनों मुल्कों को देख रहे हैं, जो इन दोनों की ट्रेजेक्टरी रही है, क्या जैसे जिस तरह की एक बिटरनेस है, हेट्रेड है, जैसे उसके आधार पर आप ये उम्मीद, मतलब ये असेसमेंट मेरा था कि पुलवामा के बाद और बालाकोट के बाद अगर कुछ होता है तो वो चीज़ फिर अलग लेवल पर जाएगी। ये मेरा असेसमेंट था, बिकॉज हमने, देखिए, सबसे पहला इनको सिग्नल दिया उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके। देखिए, उससे पहले क्या सिचुएशन थी, पाकिस्तान को ये लगता था कि उनके पास न्यूक्लियर सलाहियत है तो वो कुछ भी लिबर्टी ले सकते हैं भारत के साथ, ठीक है, वो उनके पास ये था, और वो न्यूक्लियर ब्लफ को यूज़ करते रहे। जैसे ही उनके पास न्यूक्लियर पावर आया, कैपेबिलिटी, फिर उन्होंने कारगिल किया। उसके बाद कश्मीर के अंदर सारे ये फिदाइन अटैक शुरू हो गए थे, पार्लियामेंट अटैक कर दिया, वो कर दिया, तेज हो गया और हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, ठीक है। पूरे इंडिया के अंदर इन्होंने टेरर अटैक शुरू कर दिए थे, जयपुर, अहमदाबाद, कहाँ कहाँ ब्लास्ट दिल्ली, हो रहे थे, वाराणसी yes। बहुत है। फिर मुंबई 26/11 किया। उसके बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे दिमाग में यही था कि ये लोग न्यूक्लियर अटैक करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो उसका पाकिस्तान फायदा ले रहा था। उसके बाद भी ये नहीं सुधरे, इन्होंने कश्मीर के अंदर सोशल अनरेस्ट भी करवा दिया। 2008 से आप देख कितनी स्टोन पेल्टिंग और सोसाइटी के लेवल पर बिल्कुल भयंकर चीजें बिगड़ने लगी। फिर बुरहान वानी हो गया। बुरहान वानी के बाद तो पूरा कश्मीर जल उठा आपका। तो ये न्यूक्लियर उस गुमान में थे कि भाई जो है कि आप जिस न्यूक्लियर के पीछे इंडिया को ब्लीड करते जाओ और कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि आप न्यूक्लियर ब्लफ के अंदर इंडिया को ये अटैक्स करते रहो, वीक करते रहो। इंडिया के अंदर एक वीक गवर्नमेंट है, सॉफ्ट स्टेट है, तो धीरे धीरे करके डेमोग्राफिक और सिचुएशन के एडवांटेज के आधार पर और रेडिकलाइजेशन के ऊपर भी हम इस देश को पूरा अंदर से ब्लीड कर देंगे, खोखला कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, ये सरकार आई, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अब इनको लगा कि शायद ये न्यूक्लियर वाला जो है ना, ये कार्ड ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। फिर 2019 के अंदर बालाकोट हो गया। बालाकोट में तो ये क्लियर हो गया कि अब पाकिस्तान ये न्यूक्लियर गिजड़ भपकी से डरेगा नहीं। तभी ये बात बिल्कुल स्थापित हो चुकी थी कि अब अगर पाकिस्तान नेक्स्ट कोई भी अटैक करेगा तो उसके बाद सिचुएशन किसी भी लेवल पर एस्केलेट हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे हम लोग। और जब उसके बाद का भी आप ट्रेजेक्टरी देखें, 2019 के बाद कश्मीर में पाकिस्तान जो कर रहा था ना, वो कहीं भी उसके बिहेवियर से ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कि वो चीज़ों को विराम देने के मूड में है। आप कह रहे हैं कि हम लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर पाए। जो उन चीज़ों को क्लोजली वॉच कर रहे थे, शायद गलती कहीं से हमसे भी चूक हुई थी कि हम इनको वॉच नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं जैसे उसको देखता रहता था तो मैं ये देख रहा था कि वो लोगों में रेडिकलाइजेशन पूरा कर रहे थे। हाइब्रिड मिलिटेंट्स का उन्होंने फिनोमिनन ले लिया, किसी भी बाहर के आदमी को वहाँ घुसने नहीं दिया, बिहारी लेबरर्स को मारना शुरू कर दिया से। इनफैक्ट उसके बाद तो उन्होंने रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर लोगों को मारना शुरू कर दिया, और बड़े हार्ड कोर जो बैटल हार्डन जो फाटा वाले मिलिटेंट्स हैं उनको लाना शुरू कर दिया। तो ये बात तो तय थी कि कभी ना कभी वहाँ पर कोई ऐसा मेजर लीथल अटैक होगा। इनफैक्ट बीच में तो ऐसी खबरें आ रही थी कि ये कोई केमिकल अटैक प्लान कर सकते हैं कश्मीर में। अब ऐसा होना था तो उसके बाद तो ये फिर जंग के लेवल पर बात जानी थी। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और बहावलपुर पर भी निशाना बनाया गया, खबर यह आई कि जैश ए मोहम्मद के कई बड़े लीडर्स मारे गए, और वो देखकर भी ऐसा लगा फुटेज में कि जिस तरह का सम्मान जो वहाँ पर दिखा रही थी पाकिस्तानी सेना,
तो ज़रूर कोई ऐसा मारा गया जिसका बड़ा दुख है उन्हें। तो ये मान सकते हैं कि मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों का भी कोई प्रेशर होगा, दबाव होगा अपनी सेना या सरकार के ऊपर कि अब उन्हें कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि वो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं एस्टेब्लिशमेंट में भी। दबाव तो देखिए इनका है ही, और अब क्या पॉपुलेशन के लेवल पर चीज़ें चली गई हैं, पब्लिक का भी दबाव है और इनका भी दबाव है। और दूसरा, पाकिस्तान में एक चीज़ है कि पाकिस्तान आर्मी हमेशा ये क्लेम करती है कि वही इस देश के मुहाफिज हैं, वही इस देश की रक्षा कर सकते हैं, और वो वहाँ के बजट का और सबसे एक ओवरवेलमिंग शेयर वो लेते हैं। तो अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए उनको हमेशा इंडिया का खतरा बनाए रखना पड़ता है। और दूसरा ये कि अल्लाह या रिलीजन के नाम पर लोगों को यूनाइट करना पड़ता है। तो अब तो सिचुएशन, इसलिए उन्होंने सारे ये प्रॉक्सी एसेट्स क्रिएट किए, जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर वगैरह। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल इशारों पर नाचते हैं, इनका अपना एक इकोसिस्टम है और ये वहाँ के उस पर सिस्टम पर प्रेशर डालते हैं। इनका पाकिस्तान आर्मी के अंदर बहुत पेनिट्रेशन है। पाकिस्तान आर्मी के जो कई सारे ऑफिसर्स हैं वो हार्डकोर ये जैश के जो एक्सट्रीम देवबंदी माइंडसेट वगैरह है उसको सब्सक्राइब करते हैं, और वो खुद भी बड़े जिहादी टाइप के मतलब वर्दी उतार के अगर कुर्ता पजामा पहन लें, बिल्कुल, और कुर्ता पजामा उतार के वर्दी पहन ले, फर्क है नहीं। फॉर्मर पाकिस्तानी जनरल्स जो रिटायर हो जाते हैं वो सब मौलवी बन जाते हैं बाद में। इनके एक जनरल थे, जनरल जावेद नासिर, आईएसआई चीफ थे, वो तबलीगी जमात का उससे एसोसिएटेड था। आसिम मुनीर के बारे में क्यों कहा जाता है कि मौलाना है पूरा? आसिम मुनीर बेसिकली ये एक तो एम्बिशियस आदमी और दूसरा रिलीजियसली है, डेफिनेटली ये बड़ा इंडोक्ट्रिनेटेड आदमी है। और बेसिकली जियाउल हक के आने के बाद पाकिस्तान की आर्मी के अंदर बड़ा एक फंडामेंटल चेंज आया। उससे पहले थोड़ा सा वहाँ पर एंग्लिसाइज टाइप की ट्रेडिशंस थी, अब जो है सब मौलवी टाइप के बड़े। मुशर्रफ को देखकर कभी लगा नहीं उस तरह से, मुशर्रफ वो उनका कोई रुझान ज्यादा दिखा नहीं था, वो ओल्डर कहता ना, ओल्ड स्कूल का आदमी था कहते ना। और डेफिनेटली उसका एक अलग तरह का वो हेट्रेड तो था इंडिया के लिए, लेकिन वो बहुत रिलीजियस टाइप का वो आदमी नहीं था। लेकिन अब जो जनरल लीडरशिप आ रही है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, वो थोड़ी सी ज़्यादा रिलीजियसली इंक्लाइंड है, और ये बनना चाहता है जनरल जियाउल हक पार्ट 2 बेसिकली। और अभी पर वो तो फिर शहबाज शरीफ को गिरा के होगा। नहीं, वैसे नहीं, मतलब जो कहते हैं ना, शहबाज शरीफ को देखिए, इनको कू करने की अभी कोई, मुझे लगता नहीं कोई ऐसी बहुत खासी ज़रूरत है इनको, क्यों। और दूसरा ये कि अगर अभी ये एकदम से कू कर देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर ये जिनको IMF से जो लोन्स वगैरह मिल रहे हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, गरीबी है इनके वहाँ वो पर। बात तो सही है। कहीं मतलब क्या बिल्कुल ये चांस नहीं हो सकता जैसे करगिल में हुआ था कि मुशर्रफ क्या कर रहे हैं नवाज शरीफ को पता नहीं था, फिर मजबूरी में बैक करना पड़ा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहलगाम और ये सब जो अब एस्केलेशंस हो रहे हैं उसमें सिविलियन गवर्नमेंट का उतना कोई हाथ ही नहीं है, लेकिन अब क्या करोगे आप? बयान तो दो। देखिए, अभी आप देखें तो इन्होंने NSA बना दिया ISI के चीफ को, बिल्कुल, तो विच क्लियरली शोज कि अब ये बातें सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ से बिल्कुल बाहर हो गई हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ चल रही है पाकिस्तान आर्मी और ISI के थ्रू, तो सिविलियन गवर्नमेंट तो वैसे ही कंप्लीटली रिडंडेंट और आपका जो है ना इस तरह से यूजलेस हो चुकी है जैसे। अब बस एक फॉर्मेलिटी की बात रही कि आप पूरी तरह से तख्ता अपने हाथ में ले लो, जिस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर ये सिचुएशन और बिगड़ती है, अगर सिचुएशन ख़राब होती है, ज़्यादा एस्केलेट होता है, तो शायद ये अपने हाथ में भी ले सकते हैं। अभी बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वहाँ की, जो सिविलियन गवर्नमेंट की है, उसको ज़्यादातर ऐसे देखा गया है कि वो इंडिया से जंग नहीं चाहती। मतलब चाहे जरदारी का समय रहा हो, चाहे फिर नवाज शरीफ का समय रहा हो, वो यही चाहते हैं नॉर्मली कि जंग जैसे हालात ना बने, क्योंकि जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो लोग आर्मी की तरफ देखते हैं और जनरल मजबूत होते हैं। पर अभी तक तो ना सिविल सोसाइटी से, ना राजनीतिक इदारों से कुछ ऐसा सुनने को मिला नहीं कि वो ये कह रहे हो कि भाई जंग रुकनी चाहिए, एस्केलेट मत करो, पहलगाम में जो हुआ इंडिया उसका बदला तो थोड़ा बहुत लेता ही। मतलब कुछ भी छन के आया नहीं है, जिसके भी बयान देखिए यही देखे कि बदला ले लो। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ सब एक पेज पे इस बार, वहाँ पर जो है ना, सब वहाँ पर कोई लिबरल नहीं है, सब डिल्यूजनल लिबरल्स हैं। आपने कहा कि क्या बात जो कही है आपने? सिविलियन जो है ना, जो सिविलियन लीडर्स हैं, डेमोक्रेटिक लीडर्स, आप याद करें जुल्फिकार अली भुट्टो को। हाँ, वो तो इलेक्टेड लीडर था, लेकिन उससे ज्यादा नफरत कौन करता था इंडिया से? कंप्लीट हिपोक्रेट, नफरत करता था भारत से, ठीक है। इसी तरीके से ये हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ओवरऑल मुआशरा जो है, जो सोसाइटी है, उसके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में एक्सट्रीम लेवल ऑफ जिहादिस्ट रेडिकलाइजेशन है और भारत के लिए एक नफरत भरी है। क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा। अब आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिए सलमान तासीर ने, जो कि कोई बहुत इंडिया लवर नहीं था, सलमान तासीर भी इंडिया हेटर था, उसने आसिया बीबी के मैटर के अंदर थोड़ा सा सपोर्ट किया उसको, वो ब्लास्फेमी का केस झेल रही थी, उसको उसके गार्ड ने मारा, मुमताज़ कादरी ने।
मुमताज कादरी के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए? भाई साहब वो सब फुटेज और यूट्यूब पे मौजूद है, सारी पूरा मौजूद भर के चल हाँ, रहा है। ठीक है। और मुमताज कादरी हीरो है, यस, और वो वही लोग सलमान हैं, तासिर हाँ, नहीं है। समाज के कॉमन लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं तरह से। ये वही लोग हैं जो वहां पर वोट देते हैं, जिसको आप अवाम कहते हैं, ठीक है। अवाम। तो दैट मीन्स ये अवाम तो आपसे नफरत ही करती है ना, ये अवाम तो। अब आप देखें उसके बाद में जो मौलाना खादिम रिजवी जो थे, वो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट आदमी था, ब्लास्फेमी के मैटर्स पर बड़ा कट्टर था, इंडिया हेटर था। वो उसकी पॉपुलैरिटी देखिए आप, जब वो मरा तो कितने लोग शामिल थे। ये सब अवाम है। इमरान खान को देखना है, इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान तो सारे फाटा के जिहादियों के साथ, जितने जिहादिस्ट हैं उनके साथ बड़ा हैंड्स इन ग्लव है। उसकी क्या जबरदस्त फैन पूरे फॉलोइंग, टीटीपी लवर हैं वो तो भाई साहब। तो इसलिए जो है वहाँ की सोसाइटी के अंदर देखिए एक बहुत ही एक कहते हैं ना इंटेंस लेवल के ऊपर भारत के प्रति नफरत है। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने देखिए, मैं जब अमेरिका में पढ़ता था तो मुझे कई सारे वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आते थे, कई हमारे अच्छे मित्र भी थे, कहते तो कई बार ये लोग फेन भी करते हैं, दिखाते भी है। आपने किताब भी लिखी है जैश ए मोहम्मद पर, और आजकल हम उसे पढ़ रहे हैं खूब अच्छे से। वो किताब फिर से चर्चा में आ ही गई है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इससे पहले आतंकवादी हमलों पर या आतंकियों पर कुछ किताबें लिखी गई हैं, लेकिन किसी संगठन को फोकस में करके उसकी मॉडस ऑपरेंडी, ऑपरेशंस, उसकी जटिलताएं कम ही लिखी गई हैं। उनमें से एक किताब आपने लिखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझने वालों के लिए, जानने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए चाहूँगा थोड़ी क्लैरिटी आप दें। अभी जो TRF है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें जैश और लश्कर दोनों के लोग शामिल हैं, बेसिकली तो दोनों की सोच समझ अलग है रिलीजियसली, जैश की भी और लश्कर की भी। एक देवबंदी है, एकदम अहले हदीस है। तो थोड़ा सा और आप फ़र्क अगर समझा सकें, क्योंकि दूर से देखने से सब एक ही लगते हैं और वाकई हैं भी, मगर फिर भी क्या फ़र्क इनमें है जो आपकी समझ में आया? एक बार फिर मैं आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बिकॉज आपने जब कहा ना कि TRF में इनके दोनों लोग शामिल है, क्या जाता है, ये बहुत ही एक मैच्योर, परसेप्टिव और समझदारी वाला स्टेटमेंट आपने दिया। बिकॉज मैंने अभी तक कई सारे भारत में हमारे जो मतलब कहते हैं ना सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वो हमेशा यही क्वेश्चन करते हैं कि TRF लश्कर का है, PFF जैश का है, इधर से ना। बट हकीकत यही है कि जो पाकिस्तान ने जो मिलिटेंसी टेररिज्म की जो स्ट्रैटेजी चेंज की, नई स्ट्रैटेजी में ये है कि ये नाम है TRF, PFF, जो इनका वर्चुअल एग्जिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, बट पीछे अब ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। और इसमें देखिए जहाँ तक बात है, हाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। देखिए जैश देवबंदी है, लश्कर आपका वो है अहले हदीस को फॉलो करता है, लेकिन जब इंडिया के अगेंस्ट काम करने की बात आती है ना, तो ये इन डिफरेंसेस को साइड में रख करके काम करते हैं और कोऑर्डिनेट सारा ISI करती है। तो वहाँ पर ये चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। वहाँ पर जो है ना सर से ये ऑपरेशन साथ करने हैं, वो अपनी वैचारिक स्तर पर अलग हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊँ, अब जैसे जैश के अंदर आप कश्मीर में देखेंगे तो जैश के अंदर वो लड़के भी शामिल हैं जो एक एतकादी तबके से आते हैं, जो बरेलवी तबके से आते हैं, इधर से आपका जो उस तरह के थॉट प्रोसेस वाले लोग भी शामिल हैं इधर से। तो जब बरेलवी, मैं समझने वालों को बता दूं, बरेलवी एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन वो फिर भी सूफिज्म और उस तरह की चीज़ों को मानते हैं। देवबंदी बिल्कुल नहीं मानते, और अहले हदीस संख्या में कम है, वो बिल्कुल ये मानते हैं कि कुरान और हदीस के हिसाब से ही चलना चाहिए, इधर उधर डिफोकस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन। जी देवबंदी मतलब संक्षिप्त में ऐसे ही बता दिया, ऐसे तो बहुत सारा फर्क है फिर। जी, तो ये है कि मतलब बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि पीछे इनको साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में कोई परहेज नहीं। आप देखें तो तालिबान के साथ जब ये लड़े थे नेटो के अगेंस्ट, वहाँ पर भी जैश और लश्कर साथ लड़ रहे थे इनके। कश्मीर में भी इनके ऐसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, कई बार ऐसे मौके सामने आए जब जैश वालों ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर के ऑपरेशंस किए। लेकिन इनके बीच कुछ प्रतिद्वंद्विता भी रही है क्या? रहती है, प्रतिद्वंद्विता रहती है। देखिए वो तो अगर आपने क्राइम वर्ल्ड में भी देखा होगा तो वो प्रतिद्वंद्विता दो तरह की रहती है। एक तो पर्सनल जो ईगो की, टर्फ की लड़ाई रहती है, एम्बिशंस की लड़ाई रहती है वो, और दूसरी आइडियोलॉजी की लड़ाई रहती है, वो प्रतिद्वंद्विता रहती है। प्रतिद्वंद्विता जैश और लश्कर के बीच में कई बार इस तरह की हो जाती है कि लश्कर प्योरली ISI की ग्रिप में रहता है, उसके सिस्टम से चलता है, और वो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस जो होते हैं ना उनको थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देता है। जैश प्योरली रिलीजियस एजेंडा पर चलता है। मसूद अजहर ने तो बोला था कि ISI के अपने सियासी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है, और वो बिल्कुल पैन इस्लामिज्म में बिलीव करने वाला। और अल-कायदा से इनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, ओसामा बिन लादेन से पैन इस्लामिस्ट विजन था इसका। इनफैक्ट ये तो जब जैश बना और या इंडिया आया उससे
पहले भी सोमालिया जाता था, सूडान जाता था, वहाँ पर जाकर के जितने जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो इत्तेहाद इस्लामिया और सारे उनके साथ मिल करके और उनके लोगों को सपोर्ट करता था, उनके बारे में तकरीरें करता था, उनके लिए आर्टिकल्स और कॉलम लिखता था। पाकिस्तान आर्मी जो है वहाँ पर यूएन मिशन पर ड्यूटी पर थी जा करके, तो इसने आकर के बोला कि नहीं, आप वहाँ पर मुसलमान भाइयों को नहीं मार सकते, तो आप इस आर्मी को विड्रॉ करिए। तो ये उस तरीके से काम करते हैं। तो मेरा एक सवाल है इसमें, टीआरएफ ने वारदात की, सबको पता है। टीआरएफ यूएनएससी से भी बैन है, ये भी सबको पता है। पिछले साल हुआ, भारत ने सबूत उपलब्ध कराए और यूएनएससी ने मान भी लिया। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस का अंग है। यूनाइटेड नेशंस में 5 वो देश बैठे हैं जिनके पास पूरी दुनिया की ठेकेदारी है। जब सबको पता है कि टीआरएफ और लश्कर तैयबा एक हैं, और ये यूएन ने भी मान लिया, यूएनएससी ने भी मान लिया है ना, तो फिर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? दुनिया क्यों चुप बैठी हुई है? क्या ये दुनिया का मसला नहीं हो गया है? जब आप एक संगठन को बैन करते हैं और अब दुनिया का प्लेटफॉर्म है, तो क्या ये सिर्फ भारत का मसला है कि टेररिज्म देखिए, बुरा है? मैं एक बात कहूँगा कि टेररिज्म के वर्ल्ड में हमेशा कहते हैं वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो ये जो है इसमें जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफ़ी लागू होते हैं, इसमें होते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा, मुझे आप काउंटर क्वेश्चन करने की इजाज़त दें। आपको पता है आज तक भारत ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। और अब तो हमास कश्मीर में इन टेररिस्ट, जो कश्मीर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिल भी गया है, काम कर रहा है, लेकिन हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। हमारे यहाँ पर जो है, लेकिन फिर मैं एक चीज़ जोड़ दूं, फिर आप मुझे ठीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो हमने अफगानिस्तान को तालिबान आने के बाद अभी तक कोई मान्यता भी नहीं दी है, जबकि तालिबान ने तो ऐसा कुछ खास हमारा बिगाड़ा भी नहीं है। तालिबान तो जब तक यही एक तरह से कोशिश करता है संदेश देने की, हम तो आपके साथ हैं। IC-814 में भी दे रहा था और अब भी दे रहा था, अभी भी कह रहा है कि आप आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर लो, दूतावास खोल लो। तो हम तो अमेरिका के साथ फिर भी थे ना 9/11 के वक्त पे। अब क्या हो गया? इनके अमेरिका, देखकर इंडिया और अमेरिका की बात जो है ना, जहाँ तक तो अमेरिकन्स का बड़ा एक ट्रांजैक्शनल इनकी जो होती है हमेशा डिप्लोमेसी होती है, ठीक है जैसे। और भारत के साथ तो उनकी एक जो रिलेशनशिप जो रही है उसमें फ्रिक्शंस शुरू से रहे हैं। और अभी मैं इसको कहीं ना कहीं ऐसा भी देखता हूँ कि वो यूक्रेन वाले मैटर के ऊपर जो है हमने खुल करके उनको नहीं दिया था, और डेफिनेटली हमारा रशिया के साथ एक मित्रता है, ऐतिहासिक मित्रता है। तो शायद ये कहीं उन मैटर्स के अंदर भी जो है हमें तंग करना चाहते हो, एक तरह से कहते हैं ना, अब आपको बताते हैं कि भाई आपने उस वक्त हमारे साथ नहीं आता, अब हम फुल फ्लेजेड तरीके से आपके साथ नहीं आते। उसके अलावा भी अमेरिका वेस्ट का जो डीप स्टेट है ना, देखिए वो कभी भारत के साथ कंफर्टेबल नहीं रहा है। वेस्ट का डीप स्टेट, उनको ये लगता है कि चाइना एक अनसस्टेनेबल डिक्टेटरशिप है, कभी ना कभी तो चाइना को जाना है। उसके बाद कौन राइज करेगा? इंडिया। इंडिया के पास थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, इंडिया के पास पॉपुलेशन है, इंडिया के पास रोबस्ट फैमिली सिस्टम है, रिसोर्सेज हैं, तो वो इंडिया को एक थ्रेट के रूप में देखता है। सही बात तो ये है ना। और पाकिस्तान जो है ना, उनके लिए वेस्ट का ही क्रिएशन है पाकिस्तान, अंग्रेज़ों का क्रिएशन है पाकिस्तान, अपना फुट होल्ड इस एरिया में रखने के लिए। और एंग्लो सैक्सन एम्पायर, मतलब उसमें अमेरिकन भी ले लीजिए आप, और आज तक पाकिस्तान इनके काम आ रहा है। देखिए अफगानिस्तान में जो होता है तो उसमें पाकिस्तान इनके काम आता है, ठीक है, भले वो इनको ब्लीड कर रहा हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद हमें बहुत ज़्यादा वेस्ट के भरोसे पर चलना भी नहीं चाहिए। और एक बड़ी एक सिंपल सी कहावत है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें, चाहे इसको कोई माने नहीं माने, लेकिन एक बड़ी चीज़ लागू होती है कि वीर भोग्य वसुंधरा, माइट इज़ राइट। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर ये एनार्किक वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। आपके पास सामर्थ्य कितना है, आपके पास शक्ति कितनी है, वो डिसाइड करती है चीज़ें। आज इजराइल जो है, इजराइल ने, उनके लोग मरे तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर तकरीबन अटैक में 50,000 लोग वहाँ पर मर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका खड़ा है, क्योंकि उनको उनकी ज़रूरत है, ठीक है, और उनके पास वो कैपेबिलिटी है इजराइल के पास में। सर से भाई लड़ तो वहाँ पर वही रहे ना फ्रंट। अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं है चीन का मुकाबला करने में। उनको पता है कि भारत अमेरिका के लिए चीन से नहीं लड़ेगा, ठीक है। वो आपका एशले टेलिस का एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, वो उनको बड़ा क्लियर हो चुका है अब कि भारत जो है ना, और देखिए हम उनके लिए चीन से हम क्यों लड़ें, प्रश्न ये भी है, ठीक है। चीन का एक, ठीक है, अभी एक खास तरह की सिचुएशन है। आप देखें तो भारत का 2-3 हज़ार साल का जो इतिहास है उसमें भारत पर सारे आक्रमण इस तरफ से हुए हैं, ठीक है। चीन से कभी डायरेक्ट अटैक इंडिया पर हुआ नहीं है। ये चाइना में अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका एक मेजर प्रॉब्लम है। आगे चीन के अंदर सोचिए अपनी उनकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और चाइना अभी जिस तरह का चाइना आपको दिखता है, आगे ऐसा चाइना ना दिखे क्या है ना। तो अभी, और दूसरा चाइना हमारा नेबर है। देखिए चाइना जो है ना एक बहुत ही इकोनॉमिकली एक सुपीरियर कंट्री है, टेक्नोलॉजी में आपके अलावा ड्रोन सिस्टम्स के अंदर, और जो डिजिटल
डिजिटल जो है साइबर वॉरफेयर उसके अंदर वो काफ़ी आगे। तो भारत बिना रीज़न के मतलब जो है ना उसका पास कोई कारण नहीं बनता कि अमेरिका की बिडिंग हम यहाँ पर क्यों करें। और मुझे आप एक चीज़ बताइए, देखिए चाइना के साथ जो है हमें मुझे लगता नहीं कोई खास ज़रूरत भी है इनकी। चाइना के साथ जो है हमारा जो फ्रंटियर एरियाज़ जो है अरुणाचल वगैरह, वहाँ तो सारा का सारा आपका पहाड़ी एरिया है, ठीक है। वहाँ पर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इक्विपमेंट उसकी ज़रूरत है, वो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब मेन बात रही आपका जो साइबर डोमेन की, साइबर डोमेन में अटैक कर सकता है आपको चाइना, आपको इनसे इंटेलिजेंस वगैरह कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है अभी भारत यही प्रेफर करता है कि उनके साथ कुछ बातचीत करके और एक मतलब कहते हैं ना कुछ म्यूचुअल कंसेंसस से काम करे इधर से, और बाकी चाइना के अपने मसले अमेरिका के साथ वो लड़ते रहें अपना, उनकी जंग वो लड़ें। जब हम आप बात कर रहे हैं इस वक्त हिमाचल में मैच हो रहा था आईपीएल, वो रुक गया है और पाकिस्तान से लगी हुई जितनी सीमा में ब्लैकआउट की स्थिति है, आज ये हो गया है। रूस के साथ तो अपनी दोस्ती है, क्या उसकी तरफ भी नहीं देखना चाहिए? वो भी कहीं नहीं, मतलब यूक्रेन में फंसा है वो ठीक है। रूस ने तो कमिट किया है, आई थिंक कल परसों जो स्टेटमेंट था रशिया का, तो रूस ने जो है भारत को एक तरह से कमिट किया है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि आज भारत और रूस के जो रिश्ते हैं उसमें भी कुछ डायनेमिक्स कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए भारत के अमेरिका प्लीज से बताइए। हाँ, भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, से बिल्कुल मानते हैं हम लोग। भारत के चीन के साथ डिस्टर्ब रिलेशनशिप है, और आपका जो है एट द सेम टाइम रशिया की जो है चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनती जा रही है। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक जो नया जो धड़ा खड़ा हो रहा है क्या वेस्ट के अगेंस्ट, उसमें कौन से कंट्रीज़ हैं आप देखिए, उसके अंदर रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें नॉर्थ कोरिया है, उसमें ईरान है, क्या कहते हैं ना। और बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान अभी कुछ भी कर ले, पाकिस्तान की अमेरिकन मिलिट्री और उनके साथ में एक बड़ी गाढ़ी यारी है, लेकिन जो है ना कि ऑफिसर्स की पूरी ट्रेनिंग वहाँ होती है। लेकिन जो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरह से शेप हो रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान अल्टीमेटली ये चाइना वाला जो धड़ा है इसी तरफ जाएगा। भारत के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। अभी यूक्रेन वॉर के अंदर हमने देखा कि भारत के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। अमेरिकन प्रेशर आ रहा था कि आप स्टैंड लीजिए, आप स्टैंड लीजिए। अब रशिया के साथ हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, रशिया ने हमें हर मौके पर सपोर्ट किया है। रशिया एक सस्टेनेबल और एक स्ट्रांग रोबस्ट पार्टनर है, मतलब वो उनकी डिप्लोमेसी फ्लिम्जी या सुपरफिशियल टेम्परेरी डिप्लोमेसी नहीं होती है, कहते हैं। उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया है, और फिर हम उनसे तेल भी खरीद रहे थे, तो बहुत प्रेशर आया, इंडिया ने उसको जैसे तैसे नेविगेट किया, सब कुछ किया। तो आज, और बीच में आपने कुछ खबरें सुनी होगी पाकिस्तान के साथ भी रशियंस जो है उनके कुछ ताल्लुकात बढ़ रहे थे, ठीक है ना? बिल्कुल, वो वहाँ भी दौरे हुए थे, क्योंकि जब उनको लगा कि इंडिया अमेरिका की तरफ जा रहा है, तो आज रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें न्यूएंसेस हैं। तो मुझे लगता नहीं कि शायद रशिया के लिए भी बिल्कुल ओपनली पाकिस्तान के अगेंस्ट या चाइना के अगेंस्ट चले जाना और इंडिया के साथ खड़े हो जाना इतना पॉसिबल। इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है आपकी बात से। अगर मैं टाइमलाइन देखूं, मुझे अच्छे से याद है इमरान खान का दौरा रूस में हुआ था, उस वक्त यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी, पहला ही दिन था। इससे अमेरिका बहुत नाराज़ था, और कहा यह भी जाता है कि इमरान खान के साथ जो कुछ घटा और वो जेल चले गए, तो उसके पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका भी थी। अब उस वक्त भारत जो है रूस के साथ खड़ा था। हमने कितनी बार यूएन में वोट ही नहीं किया, हम बाहर निकल गए, है ना। बनता भी था, यूक्रेन कश्मीर के लिए जो कहता सुनता रहा, वो भी हमें याद है। मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान उस धड़े के साथ खड़ा होगा जो ईरान है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है और रूस है। तो अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए, ईरान से हमारे ठीक संबंध हैं, रूस के साथ हम शुरू से खड़े रहे, नॉर्थ कोरिया से अपनी कोई लड़ाई नहीं रही है, हम भी तो उसी धड़े में खड़े हैं। तो क्या मध्यस्थता कराने भी रूस और चीन आ सकते हैं? मैं क्योंकि हम एक ही धड़े के लोग हैं। भारत के साथ ये जो है ना ग्लोबल कभी ग्लोबल उस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो भारत के पास ये एक बड़ी समस्या रहेगी कि आप अल्टीमेटली आप क्या चुनाव करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज देखिए भारत के इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध है, ठीक है। आज भारत के अमेरिका के साथ जो भी तनातनी हो या जो भी फ्रिक्शंस हो, लेकिन देखा जाता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इमर्ज हो रहा है अमेरिका के साथ में। वो तो ऑकस में हमारा साथ चाहिए रहे थे। यस, नॉन नेटो का वो दर्जा देने वाले हैं, ठीक है। चाहे वहाँ पर कोई भी सरकार हो, जो डायनामिक्स जिस तरह से शेप हो रहे हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के, उसमें ये जो इक्वेशन बन रही है उसमें भारत का इस तरफ आना ज़्यादा एक टिल्ट साफ नज़र आ रही है, ठीक है। अब ईरान की आपने बात की, ईरान की दोस्ती चीन के साथ में। आज ईरान से हमारी दोस्ती है क्योंकि जो INSTC जो ये जो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसमें हमें ईरान की ज़रूरत है, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखें,
जब से मोदी सरकार आई है, माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर ईरान ने जो है भारत के खिलाफ कई मौकों पर स्टैंड भी लिया है। कई बार नरम भी हुआ है। हाँ, और नहीं, नरम हुआ है कई बार। उनके शपथ ग्रहण में गडकरी गए थे। प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है ना, ये खुमैनी गवर्नमेंट, ये बहुत स्ट्रांग, इसका भी एक रिलीजियस एलिमेंट, हाँ, वो चीज़ है उनका। बुरहान वानी जब था, तो वो जब मरा था, तो उसके बाद वहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ में सेलिब्रेट किया गया। तो वो हमें लगता है कि शायद उन गवर्नमेंट्स के लिए रिलीजन एक बड़ी साइड मार्जिनल चीज़ है, ऐसा नहीं है। वो जिस तरह से इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होते हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है, वैसे रिलीजन भी उनके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है उनकी डिप्लोमेसी का ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बात बताइए मुझे, हिंदुस्तान में, अब आप ही कह रहे हैं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, पर मैं कह देता हूँ अब इस बात को भी, हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं और ये पाकिस्तान की आबादी के लगभग बराबर ही हैं। और मुसलमान और हिंदू इस मुल्क के दोनों उतने ही हैं, मतलब एक दूसरे से कोई कमतर नहीं है। हाँ, दुनिया अगर हमें देखती है, चाहे ईरान देखे, पाकिस्तान की तो छोड़ देते हैं, अगर हम एक हिंदू मुल्क के तौर पर देखते हैं तो उनका नजरिया गड़बड़ है ना। हमने तो कभी नहीं कहा हम हिंदू मुल्क नहीं, हैं। वो ऐसे हम तो सेकुलर मुल्क हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर रहते हैं। वो है, तो लेकिन हम जो हैं उनके इस नैरेटिव को काट क्यों नहीं सकते हैं, काट क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या पहले नहीं काटते देखिए, मैं आपको बता दूँ, बात ये कि उन लोगों का, वो इंडिया को सेक्युलर मुल्क के रूप में ही देखते थे, ठीक है जैसे। लेकिन 2014 के बाद जो ग्लोबल जो कहते हैं ना परसेप्शन इंडस्ट्री जो चली है ना, क्या से, एक तो बीजेपी का एक नेशनलिस्ट वो डॉक्ट्रिन रहा है कि भाई आपका जो ना अखंड भारत हो, वो लोग उनको बिलीव करते हैं। देखिए, हम जानते हैं यहाँ पर ये सब चीज़ें बड़ी एक वो करते रहे। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिन 2 ऑफिसर्स को बैठाया, वो मैसेज जो है, ऐसा मैसेज पाकिस्तान दे दे या ईरान खुद दे दे या कोई और दे दे। मेरा ख्याल है कि कौन ऐसा मुल्क होगा जो इस तरह का मैसेज देने की हिम्मत भी रखता होगा। मुश्किल है, नहीं रखते। लेकिन देखिए, वहाँ पर जो इमेज, जो जिस तरह से इमेज क्रिएट हो, देखिए जैसे कई सारे जो बाहर जो नैरेटिव बनाया जाता है, वो अल जजीरा जो पब्लिश कर रहा है या न्यूयॉर्क टाइम्स जो पब्लिश कर रहा है, वो आप यहाँ पर CA NRC है, उसको वो कभी ये नहीं कहेगा कि साहब ये जो है ना, इसका पर्पज़ इलीगल इमिग्रेंट्स को टैकल करना है, उन चीज़ों को नहीं। वो पूरा वन साइडेड नैरेटिव होता है उनका। वक्फ बोर्ड का इशू आ गया, तो वो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे कि साहब यहाँ पर जो है ये एक नेशनल सिक्योरिटी के कुछ रीजंस हैं और लीगल लोकल इम्प्लीकेशन इश्यूज है, उन पर बात नहीं करेंगे। वो प्योरली सब एंटी माइनॉरिटी। 370 है, कोई ये नहीं कहेगा कि वो एक नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव था, वो ये कि सब एंटी माइनॉरिटी स्टेप। तो वो एक परसेप्शन जो है इन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में पूरा क्रिएट किया है। अब जैसे वो नूपुर शर्मा वाला एजिटेशन हुआ था, तो उसको लेकर के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बड़ा एक वो जो कहता है ना, एक डेफिनेटली एक रोष तो था, अवेकनिंग थी। देखिए, वो बात अलग है कि बिकॉज ऑफ भारत एक बड़ा मुल्क है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, कोई आपसे रिश्ते खराब नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो वो इस्लामिक कोल्ड शोल्डर दे देता है। हाँ, वो रिलीजियस वो फैक्टर आता ही है कहीं ना कहीं मन में। तो अब आप टर्की को देख लीजिए। आज टर्की पाकिस्तान का जो भाईचारा है, उनसे क्या झगड़ा है हमारा? झगड़ा कुछ नहीं है। वो तो जब कश्मीर को लेकर बयान दिया तो हमने साइप्रस को लेकर कर दिया, लेकिन उनसे कभी कहाँ झगड़ा रहा है हमारा? उनसे झगड़ा नहीं रहा, लेकिन वो जो एक जो ब्रदरहुड है उनका पाकिस्तान के साथ में, क्या से एर्दोगान की वजह से, एर्दोगान की खलीफा बनना, और उससे पहले भी था। देखिए, उससे पहले भी जो है ना, इनका एक ब्रदरहुड था जब टर्की प्योरली सेक्युलर था तब भी। और आप ईरान का देख लिया, आई थिंक 1965 के वॉर में इन्होंने जो है ना पाकिस्तानी प्लेन्स को वहां पर लैंड करने के लिए वो स्पेस प्रोवाइड किया था। तो वो तब तो पाकिस्तान का वो अमेरिका का दोस्त भी था ना ईरान, तब तो देना ही था। तो कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर रहता है, ठीक है सर से। अब टर्की का जो अभी जो है, वो तो प्योरली ये कैलिफेट की बात करता है से। और इसका जो है ना, अब वो जो सीरियल जो था एर्तुगरुल गाजी टर्की का, वो कितना पॉपुलर पाकिस्तान में, कश्मीर में हुआ। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, रिलीजन कितना रोल प्ले करता है। जैसे ही सऊदी की दोस्ती भारत से हुई, सऊदी कश्मीर में सबसे बड़ा विलन हो गया। कोई MBS को पसंद नहीं करता, ठीक है। नया हीरो कौन? एर्दोगान। तो ये एक फैक्टर रहता है कहीं ना कहीं। तो भारत के लिए आपने बड़ा एक ये जो क्वेश्चन है ना, खास तौर से कि हम लोग किस साइड जाएंगे नहीं जाएंगे, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जियोपॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि भारत के लिए मतलब हर मौके पर उसको जो है ना, वो दो दुविधा में बटा हुआ है। क्या है कि अब ईरान है, ईरान का इशू है कि इजराइल और ईरान का, तो हम लोग इसे अपनी ताकत बता रहे थे कि हम कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, ये ताकत नहीं है, वीकनेस है आपकी। आप जब प्रेशर, आप मुझे आज देखिए, इजराइल भारत का, आप खुद ईमानदारी से बताइएगा, हमारी बात नहीं हुई अभी 2-4 दिन पहले एक पॉडकास्ट हुआ। क्या आप 2-3 महीने पहले या 1 साल पहले ये बात मानते थे कि हम कहीं भी नहीं जा रहे, ये हमारी ताकत है, या आप मानते थे हमारी कमजोरी है, कोई दिक्कत है इसमें? मैं इसको कभी अपनी ताकत नहीं मानता। देखिए, मैं मानता हूँ कि जो विश्व राजनीति जो है, उसमें चीज़ें इस तरह के इन बिल्कुल जो कहते हैं फ्लिम्जी इश्यूज पर नहीं चलती। वहाँ पर आपकी इकोनॉमिक हेफ्ट क्या है,
उस पर चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अगर आपका विश्व व्यापार में हिस्सा कितना है भारत का, कहते हैं विश्व व्यापार में अगर आपका एक मजबूत हिस्सा है, आप टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, आप मिलिट्री सुपर पावर है, आप इंटेलिजेंस सुपर पावर है, तो आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ठीक है, हमारा उनके साथ भी सिविलाइजेशनल रिश्ता है, हमारा उनके साथ भी है, हम यहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भाई आप कहाँ जा रहे हैं, जाके क्या कर रहे हैं, आप मुझे ये तो बताइए। मतलब जाके आप क्या कर रहे हैं, क्या भाई आज जैसे देखिए साउथ कोकेशस का रीजन है, अर्मेनिया अजरबैजान का, मुझे कई सारे लोग सवाल करते हैं इंडिया अर्मेनिया को हथियार बेच रहा है, तो वहाँ पर इंडिया क्या बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एक्टर बन के आ रहा है। मैं कहता हूँ कि इनका देखो ऐसा है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक थॉट है ना, हम लोग एक बेयर एग्जिस्टेंशियल लेवल पर थिंक कर रहे हैं अभी, ठीक है। हमारे अपने अंदर के मसले इतने ज़्यादा हैं, जैसे ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो कहते हैं ना ड्रीम्स जो रखते हैं ना, वो चाइना हो गया या इस तरह के, या तो ऐसे एडवांस कंट्रीज रखते हैं, या फिर एर्दोगान जैसे लोग जो एक आपका रिलीजियस पूरा एक विजन लेके चलते हैं, या खुमैनी जैसे लोग चलते हैं, वो लोग रखते हैं, ठीक है। हम लोग तो अपनी बेसिक जो है, हम लोग हमें ये रखता है कि भाई यहाँ से अगर इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर हम लोग कुछ करेंगे, तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई इंडिया क्या चाहता है। उनका एक बहुत बेसिक लेवल की अपना हथियार बेच रहे हैं, तो हम हथियार बेच के खुश हैं, उनको हमें एक मार्केट मिल गया। बाकी आप ये बात दिमाग से निकाल दें कि इंडिया कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एक्टर बन के इमर्ज हो रहा है। अफगानिस्तान का मैटर था, तो कौन सा हमने वहाँ पर अपनी फौजें भेज दिया इराक में, बिकॉज देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग ठीक है, हमारा एक वो हो सकता है कि हम लोग नहीं भेजना चाहते, हम एग्रेसर है, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी बात माननी पड़ेगी कि हमारे पास वो काबिलियत भी नहीं है। मैं तो नहीं मानता बहरहाल। मतलब ऐसे तो चीन भी नहीं भेजता, काबिलियत है उसके पास। चाइना का विजन डिफरेंट है, देखिए मैं आपको नहीं, हमारा विजन भी डिफरेंट है। मैं देखिए मैं हम मानता हूँ, इतिहास में कब रहे हैं एग्रेसिव? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए हमने जो है एक बार हमने वो मिस्टेक की थी श्रीलंका में IPKF भेज करके, ठीक है। तो तब आप देखिए हमारा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है ना। और देखिए मैं ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली जब आप बात करते हैं ना सर से, तो आप जब ये जो ग्लोबल पावर्स जिस लेवल पर प्ले करते हैं, ठीक है, उनका एक वो एग्रेशन का या इस तरह की चीज़ों को करने का है, ठीक है। जैसे हमारा विजन वो नहीं है, लेकिन आप प्योर शेयर आज चाइना है, ठीक है। आप चाइना की इकोनॉमी का साइज़ देखिए, हमारी इकोनॉमी का साइज़ देखिए, आप जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है, आपका ड्रोन्स के अंदर उनकी कैपेबिलिटीज़ देखिए, हमारी कैपेबिलिटीज़ देखिए, आप AI के अंदर देखिए, उनके पास, मेरे पास वो फिगर्स मुझे अभी याद नहीं आ रहे। आपका जो है ना, जब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर आप देखते हैं तो आप उन टर्म्स में देखते हैं। AI के अंदर आप उनके नंबर ऑफ PhDs देखिए, आप हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम की आप हालतें देखिए। मतलब जो मैं PhDs देखता हूँ, स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में कितने पेपर्स हमारे आते हैं, बहुत कम। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। आप यहाँ पर जनरली आप देखिए, आप चाइना जाएंगे, US जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो 11-11 साल किस में व्यतीत करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में PhD करने के लिए व्यतीत कर रहे हैं। वो 11 साल किस में लगाने कि साहब हमें पार्टिकल फिजिक्स के अंदर या ड्रोन्स के अंदर कुछ डेवलप करना है। यहाँ पर आदमी 12-12, 13-13 साल सरकार में जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसमें व्यतीत कर रहा है, जाके कहीं कोई नौकरी मिल जाए। दिस इज़ द माइंड सेट। मैं उसकी, और कहीं ना कहीं देखिए हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। एक जब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की हम बात करते हैं तो वी शुड लुक एट एवरीथिंग, नॉट जस्ट द मिलिट्री पार्ट। आपका एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपकी गवर्नेंस कितनी स्ट्रांग है, आपके इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रांग है, वो सारी चीज़ें। चलिए लौटते हैं और आखिरी सवाल करते हैं। कुछ एनालिस्ट का कहना यह है कि अब जब ये सब हो ही रहा है और आप भी मानते हैं कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, तो एक कदम आगे बढ़कर अब POK चले जाना चाहिए या और 1-2 कदम आगे बढ़ ही जाना चाहिए। यूं भी अगर एस्केलेट हो ही गया और कभी बातचीत के टेबल पर आना पड़ा तो फिर बातचीत करेंगे क्या, अगर हाथ में कुछ नहीं है तो आप भी क्या इस बात से सहमत हैं कि भारत को अब कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए? मतलब अल्टीमेटली सरकार करेगी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सोचते होंगे सब, मगर अब खुला मुल्क है, मेरा कोई कुछ भी कह सकता है। मेरा प्रश्न थोड़ा सा मैं इसको ट्विस्ट करूंगा कि हाँ, अब क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम इस पर विचार करें कि चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार देखिए आप पर चीज़ें डिक्टेट हो जाती हैं, ठीक है, आपके पास वो लग्जरी नहीं होती है कि आप उसको उस तरह से डिसाइड करें। अब क्वेश्चन ये कि अगर ये लोग एस्केलेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 दिन 3 दिन बढ़ाते हैं, तो हम क्या करेंगे? चुप रहेंगे? चुप तो रह नहीं सकते। आज जैसे जम्मू पर अटैक किया है, डेफिनेटली इंडिया भी अटैक करेगा से। उसके बाद भी अगर इनमें कोई सैनिटी नहीं आती है, करे जाते हैं से, तो फिर तो इंडिया को फाइनली वो जो है ना एक वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और फिर जब आप उसमें आ गए तो आपके पास क्या चाह रहा है, आपको उधर जाना ही पड़ेगा और डिसीजन लेना पड़ेगा, इस पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरकार को ही डिसीजन लेना है और उनके पास जो हैं काफ़ी विद्वान लोग हैं और मेरा ख्याल है कि वो सोच विचार कर भी रहे होंगे, जिम्मेदारी भी है उनकी। लेकिन मुल्क साथ खड़ा है, इस वक्त सब में गुस्सा है और सब अपनी सरकार से ये चाहते हैं कि जो जवाब दिया जाए इस तरह का दिया जाए कि ये छिटपुट या फिर
लोग मार दिए, कभी सेनाओं पे हमला कर दिया, बंद होना चाहिए। 70 साल बहुत मतलब आप बड़ा कैसे अरसा देखिए, होता है। दो रास्ते हैं यहाँ पर, या तो आप कोई क्रेडिबल डेटरेंस पाकिस्तान पर लगा दें कि वो इस तरह की वो सुधर जाए, वो इस तरह की चीज़ें ना करे, तो वो सबसे आसान सोल्यूशन तो वो अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर दूसरा रास्ता ही कोई अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिनव पांड्या। दूसरा पॉडकास्ट था हमारे साथ में। मुझे उम्मीद है कि जो अभी अपडेट्स आ रहे हैं उनमें हमने उससे जो सवाल उपजे और मैंने जो पूछा उसका जवाब आपने दिया, तो आई होप कि तस्वीर कुछ हद तक साफ़ हुई होगी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ अनफोल्ड हुआ नहीं है। और जितनी भी सीमित सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं, सीमित अपडेट्स आ रही हैं, हम अपने सीमित ज्ञान में उनका जवाब खोजने की, उनका मतलब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ भी अंतिम नहीं है, कोई भी निष्कर्ष नहीं है। तो अपने आँख कान नाक खुले रखिए, अफवाहें मत फैलाइए, सोशल मीडिया पर जो अफवाहों का बाजार गर्म है उसका हिस्सा मत बनिए। सरकार समर्थ है, काबिल है, उस वक्त जो वो करना चाहे वो करे। और एक बात और ये भी है कि नागरिक बोध बहुत ज़रूरी है इस वक्त। हम जो कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं, जो अभी हम कह रहे थे कि भाई अफवाहें मत फैलाइए Yes. और इसमें शामिल मत होइए। सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़। हम AI का एक अलग युद्ध चल पड़ा है। अभी पाकिस्तान से बहुत सारे फुटेज विजुअल आ रहे हैं कि ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। हम में से किसी को नहीं पता क्या गिरा क्या नहीं गिरा। टाइम वेस्ट है उनको। ये सारी बातें आज से कोई साल 2 साल 4 साल बाद ही क्लियर होती हैं, होंगी भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने धैर्य से सुना। मुझे उम्मीद है कि हमारा जो मकसद है कि ये जो इतना सारी सूचनाएं आ रही हैं और जो कुछ हो सकता नहीं हो सकता उसके बीच में हमने कुछ हद तक जवाब तलाशे होंगे। पढ़ाकू नितिन के अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। अभी जो कुछ हो रहा है उसी पे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।